नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 11 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो बहुत सारे आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे यहां पे चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। दूसरा आर्टिकल यहां पे डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन में वुमन को टोटल आजादी होनी चाहिए। फिर यहां पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो वेस्ट वाटर है उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस के लिए। यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आर्टिकल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, जॉब्स पे। ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 3 छोटे छोटे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ग्लोबल साउथ, अक्सर ये वर्ड हम सुनते हैं, ग्लोबल साउथ क्या मतलब है? क्या आज के समय में ये जो वर्ड है ग्लोबल साउथ रेलेवेंट है या फिर वैसे ही हम बात करते रहते हैं और रेलेवेंस खत्म हो गई है इस वर्ड की? प्लेस मेकिंग एक नया कंसेप्ट है और सेमीकंडक्टर चिप से संबंधित एक प्रोजेक्ट जो लगने वाला था गुजरात में, लेकिन शायद अब इंडिया के हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल जाए। तो ये सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। जबरदस्त इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन होगी आज की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चंद्रयान 3 मिशन से। बहुत इंटरेस्टिंग इंडिया के लिए अचीवमेंट की बात, इतिहास रचेगा इंडिया इस मिशन से। आप जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक है वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो क्या है ये चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रमा यानी मून को एक्सप्लोर करने के लिए यह मिशन है। एक्सप्लोर करना मतलब चंद्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाना, समझ गए? एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं आपके थॉट्स प्रोवोक करने के लिए। आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, जाहिर तौर पे आप उस क्वेश्चन का आंसर दे ही दोगे। आखिरकार जरूरत क्या है इस प्रकार के मिशंस भेजने की? पहले देखो ये क्वेश्चंस बहुत उठाए जाते थे जब मतलब देश आजाद हुआ था ना। आपने एक सीरीज देखी होगी रॉकेट बॉयज की। सरकार परमिशन नहीं देती थी, गरीबी इतनी ज्यादा थी, सरकार के मन में ना डायलेमा आता था, इतनी गरीबी है, पहले गरीबी मिटाएं या फिर ये स्पेस पे ध्यान दें। लेकिन बाद में वो डायलेमा सेटल डाउन हो गया कि स्पेस मिशंस पे ध्यान देने से गरीबी भी खत्म होती है, डायरेक्टली फायदा होता है इन स्पेस मिशंस का गरीबी खत्म करने में। तो ये बेनिफिट्स हैं देखो चंद्रयान मिशन 3 के। देखो चंद्रयान मिशन 3 पर वहां पे लैंडर उतरेगा। लैंडर रोवर क्या है अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे इक्विपमेंट्स चंद्रमा पे जाएंगे तो वहां पे वो एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं चंद्रमा पे, कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से रिसोर्स मौजूद हैं, कैसे इंडिया उनका फायदा उठा सकता है। इंडिया पर लाइफ बेटर बनाने के लिए एलिमेंट्स वहां पे उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। टेम्परेचर कैसा है, सिस्मिक वेव्स हैं या नहीं है, तो इससे पता लगेगा कि सोलर सिस्टम का कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे सोलर सिस्टम हमारा इवोल्व हुआ। और देखो फ्यूचर में जो मिशंस हमारे जाने हैं, जैसे मैंड मिशन भी जाएगा, हमारा जो देश है, सरकार है, वो एस्ट्रोनॉट्स भेजेगी स्पेस में। तो ऐसे जो फ्यूचर मिशंस है ना, उनके लिए भी प्रैक्टिस होगी इस चंद्रयान मिशन 3 से। तो बेसिक्स के साथ जानते हैं है क्या आखिरकार ये चंद्रयान मिशन 3। देखो मेनली ना इसमें ना 3 कंपोनेंट हैं। पहला जो है वो प्रोपल्सन वाला है, यहां पे देखो प्रोपल्सन मॉड्यूल, और दूसरा जो है वो लैंडर है, तीसरा जो है वो रोवर है। कैसे ये काम करेंगे मैं आपको एक बुक की सहायता से बताता हूं। देखो मान लीजिए देखो ये मून है और ये ना अर्थ से जब आएगा ना, ये है हमारा प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है और इसके ऊपर ही है लैंडर और रोवर, समझ गए? अब जैसे ही ये मून के 100 किलोमीटर के हाइट पे पहुंचेगा ना ऑर्बिट में, तो ये जो नीचे वाला है ना प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये तो चक्कर लगाता रहेगा ऑर्बिट में। जिस भी ऑर्बिट में पहले ये चक्कर लगा रहा था ना, मान लीजिए उस ऑर्बिट में ये प्रोपल्सन मॉड्यूल चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन ये जो लैंडर और रोवर है ना, ये 100 किलोमीटर की हाइट पर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और ये मून पर जाने की कोशिश करेंगे। एक बार शेप थोड़ा हाथ में आसानी से पकड़ में आ जाए इसलिए चेंज कर लेता हूं। तो ये जो लैंडर और रोवर है ना, 100 किलोमीटर की हाइट पर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे और फिर चंद्रमा की सतह पर नीचे जाएंगे धीरे धीरे करके। अब ये लैंडर है, लैंडर के अंदर रोवर भी है। लैंडर मतलब वो कंपोनेंट जो चंद्रमा पे लैंड करता है, ये लैंड कर गया, ठीक है। लैंड करने के बाद अब इसमें से निकलेगा क्या? रोवर। ये देखो दिख रहा है आपको? ये रोवर निकल गया। देखो ये रोवर क्या है?
ये जैसे 4 पहियों की गाड़ी है जो घूम घूम के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी। लैंडर जो लैंड किया वो एक ही जगह पे मौजूद रहेगा, और रोवर निकलेगा लैंडर के अंदर से, जो एक व्हील वाली गाड़ी होगी जो घूम घूम के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी वहां पे। भाई कैसे एलिमेंट्स हैं वो सारी चीजें पता लगाएगी रोवर। समझ गए? 3 कंपोनेंट। एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है ना, लैंडर और रोवर को चंद्रमा के 100 किलोमीटर की हाइट पे लेके जाएगा। उसके बाद ये लैंडर रोवर अलग हो जाएंगे प्रोपल्सन मॉड्यूल से, और ये प्रोपल्सन मॉड्यूल घूमता रहेगा। इसको भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 100 किलोमीटर की हाइट पर ये अलग हो गए लैंडर और रोवर। फिर क्या किया, लैंडर नीचे लैंड किया चंद्रमा की सतह पर, और उसमें से निकलेगा रोवर। रोवर पहियों वाली गाड़ी है जो घूम घूम के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी। समझ गए? बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। देखो, यह बताना इसलिए भी जरूरी था, चंद्रयान मिशन सेकंड क्यों फेल हुआ, मैं आपको बताता हूं। अभी वैसे आगे आएगा, लेकिन बताता हूं। चंद्रमा पर ना एकदम से लैंड करना था लैंडर को, इतनी तेजी से स्पीड में आया, कोलैप्स, सब खत्म। मतलब लैंडर को ना स्पीड कम करनी थी ना, वो स्पीड कम करी नहीं इसका चंद्रयान 2 मिशन में, इसलिए चंद्रयान 2 फेल हो गया बुरी तरह से। अभी क्या अप्रोच अपनाई है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल हो, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन आप इतना समझ गए होंगे लैंडर क्या है, रोवर क्या है, और प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है वो क्या है। इनके द्वारा कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे, आप ये भी देख लो, यूपीएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ये देखो, ये लैंडर है जो चंद्रमा पे लैंड करेगा ना, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा। यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। आप एक बार इन पर नजर डाल लीजिएगा, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स लैंडर परफॉर्म करेगा, और वो पहियों वाली गाड़ी है जो लैंडर के अंदर से निकली थी, वो कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी, वो भी देख लीजिए। और सबसे लास्ट में प्रोपल्सन डिजाइन मॉड्यूल, जो चंद्रमा से 100 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचा, फिर वहां पे इसने लैंडर और रोवर को डिटैच कर दिया और ऑर्बिट में घूमता रहा। यह भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा जिसका नाम है शेप। ये एक बार जल्दी से ना पढ़ लीजिएगा बस, ताकि यूपीएससी अगर पूछती है तो बेसिक जानकारी आपके पास हो। यूपीएससी ना कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि ये टर्म्स न्यूज में हैं, क्या है, क्या कोई नए मिनरल्स मिले हैं, या फिर चंद्रयान 3 में परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इसलिए जरूरी है ये मिशन। अब देखो, एक बड़ी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत कब हुई और किस किसने कितना काम किया। चंद्रयान 1 सबसे पहले आया था 2008 में। इसमें ना सिर्फ लूनर ऑर्बिटर था, इसमें लैंडर रोवर नहीं थे। जैसे मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए मून है, तो इसमें ना बस चारों ओर चक्कर ही काटता रहा, ऊपर ऊपर से जो दिख गया। लैंडर रोवर नहीं थे जो चंद्रमा की धरती पर ना लैंड कर सके। समझ गए? बस काम चक्कर काटना था। चक्कर काटते काटते कुछ फोटो खींच ली, कुछ दिख गया, तो बस वही था। लेकिन ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिख गई थी 2008 में। सफल था 2008 का मिशन। 2008 अक्टूबर से लेकर अगस्त 2009 तक चला, और इस मिशन में ना वाटर डिटेक्ट हुआ था मून पे। जो आइस वाले वाटर पार्टिकल्स थे ना, उनको डिटेक्ट किया गया चंद्रयान 1 के द्वारा। तो सफल रहा 2008 में चंद्रयान 1। बाद में आया 2019 में चंद्रयान 2। ये है चंद्रयान 2। इसमें ये सब थे, लूनर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एकदम से लैंडर को लैंड करना था ना, आराम आराम से लैंड करना था, वो तो एकदम जोर से आया, कोलैप्स कर गया, सब खत्म। स्पीड कम ही नहीं हुई जो होनी थी। लेकिन अब जो चंद्रयान 3 है ना, काफी सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। मतलब चंद्रयान 2 जो था ना, वो सक्सेस वाली अप्रोच को अपनाते हुए मतलब वो मिशन डिजाइन किया गया था। ये चंद्रयान 3 जो है ना, सारे सिनेरियो जो है ना पहले से ही सोच लिए गए हैं। हो सकता है सेंसर काम करना बंद कर दे, हो सकता है एल्गोरिथम खराब हो जाए, हो सकता है इंजन खराब हो जाए, सारे जितने भी फेलियर वाले सिनेरियो हो सकते हैं ना, पहले ही सोच लिया गया है और सबके लिए बैकअप रखा गया है। जैसे हम आईएएस की तैयारी करते हैं ना, तो एक तो होती है सक्सेस वाली अप्रोच कि इतने घंटे में पढ़ूंगा। एक होता है कि मान लीजिए मैं ना पढ़ पाया, बैकअप भी हमारा ऑलरेडी तैयार है कि ना पढ़ पाया तो मैं जल्दी से ये बुक पढ़ लूंगा, इससे जल्दी रिवीजन हो जाएगी। तो उसी प्रकार से इस बार इसरो ने ना चंद्रयान 3 में सारे सिनेरियो पहले ही
कंसीडर कर लिए हैं, तो ये फेल सेफ अप्रोच है, इसमें फेलियर की संभावना बहुत कम है। तो ये समझ लिया आपने, ये डिफरेंस है। चंद्रयान सेकंड ये तो देखो सफल हुआ नहीं था, ये है चंद्रयान 3। कब लॉन्च होगा? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को ये लॉन्च होगा और 23 अगस्त को ये लैंड करेगा चंद्रमा पर। अगर सब कुछ सही रहा तो, अगर सब कुछ सही नहीं रहा, कुछ सनलाइट वगैरह की दिक्कत आ गई सनराइज की, तो फिर 1 महीने बाद लैंड करेगा ये चंद्रमा पर सितंबर में, ऐसा इसरो ने बोला है। अब समझ गए आप? अब देखो यहां पे एक और कंसेप्ट आता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, स्लाइड्स आप डाउनलोड करके सारी पढ़ सकते हो। वही इंफॉर्मेशन है भाई, कितने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे रोवर के द्वारा, कितने लैंडर के द्वारा, वो सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की फॉर्म में है। अब देखो एक और चीज आपको बताता हूं, एक जो सिग्निफिकेंट चीज है इस चंद्रयान मिशन 3 से संबंधित। देखो मान लीजिए ये मून है, ये बीच में इक्वेटर है, मून की शेप में नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकल एक बार आप मान लीजिए, ये ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। सिग्निफिकेंट चीज ये है, ये जो चंद्रयान मिशन 3 है ना, ये साउथ पोल पे लैंड करेगा। अभी तक वर्ल्ड में जितने भी मून पर मिशंस गए हैं ना, साउथ पोल पर आज तक कोई भी मिशन लैंड नहीं कर पाया है। समझ गए? ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है। अभी तक सिर्फ 45 डिग्री के आसपास में मतलब मिशन आगे पहुंचा है, लेकिन ये साउथ पोल पे कोई भी मिशन लैंड नहीं कर पाया है। साउथ पोल पे मिशंस आमतौर पे क्यों नहीं लैंड करते, इक्वेटर के आसपास क्यों करते हैं? देखो इक्वेटर पे ना कंडीशंस सारी ठीक होती हैं, मतलब वहां पे क्लाइमेट कंडीशंस ठीक है और सरफेस भी ठीक है, सब कुछ मतलब बिल्कुल हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट है स्पेसक्राफ्ट के लैंड करने के लिए। लेकिन ना साउथ पोल पे ना सिचुएशन काफी हॉस्टाइल रहती है। इस प्रकार से ना क्रेटर बने हुए हैं। क्रेटर मतलब जैसे कोई मेटेरियोराइट टकरा गया और एकदम से मेटेरियोराइट आया, यहां पे खड्डा हो गया, तो उसको क्रेटर बोलते हैं। तो इस प्रकार के ना बहुत सारे क्रेटर हैं यहां पे, तो बहुत सिचुएशन वैसी है। और टेम्परेचर कितना है? -230 डिग्री सेल्सियस। कुछ एरिया तो ऐसा है जहां पे कभी सनलाइट आया ही नहीं है, वो परमानेंट शेडो में रहता है, परमानेंट डार्कनेस है, परमानेंट फ्रोजन एरिया है। तो इतनी खराब कंडीशंस हैं साउथ पोल में। और इंडिया पहला ऐसा देश होगा जो यहां पे कोई स्पेसक्राफ्ट उतारेगा। और एक क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा, जब देखो कोई नहीं उतारता तो इतना हीरो इंडिया क्यों बन रहा है, इतना रिस्क इंडिया क्यों लेना चाहता है? देखो इसके फायदे होंगे। एक तो ना, चूंकि यहां पे परमानेंट टेम्परेचर जो है -230 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पे जो मिनरल्स हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं ना, वो परमानेंट फ्रोजन शेप में होंगे, परमानेंट जमे हुए हैं, तो रिलेटिवली ना कम इफेक्ट हुए हैं सनलाइट की वजह से या फिर किसी दूसरी चीज की वजह से। आपको भी पता है फ्रिज में जो चीज पड़ी होती है वो सही स्टेट में रहती है, प्रिजर्व होकर रहती है। तो यहां पे जो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, जो मिनरल्स मिलेंगे ना, जो सबूत मिलेंगे, वो सही ठीक ठाक शेप में होंगे। तो जो जानकारी इकट्ठा करनी है ना कि हाँ सोलर सिस्टम कब इवोल्व हुआ, वो सारी जानकारी यहां से ज्यादा अच्छे ढंग से जुटाई जा सकती है। और देखो बाकी एरिया तो एक्सप्लोर हो ही गए, मतलब जो काम दुनिया ऑलरेडी कर चुकी है वो काम फिर से क्यों करना? काम करो तो वो करो ना जो दुनिया ने आज तक नहीं किया है। तो इंडिया ना उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। इंडिया बोला कि हम साउथ पोल पे उतारेंगे, हम नहीं उतारेंगे वहां पे, बाकी इक्वेटर के आसपास तो कोई भी उतार दे, मतलब मून का जो इक्वेटर है वहां पे तो कोई भी उतार सकता है। तो देखो ये इसीलिए बहुत सिग्निफिकेंट है, इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिया ना इतिहास रचने जा रहा है। साउथ पोल पे आज तक किसी ने, मून के साउथ पोल पे आज तक किसी ने अपना स्पेसक्राफ्ट नहीं उतारा है, इंडिया उतारने जा रहा है, मतलब इंडिया इतिहास रचने जा रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आज की एथिकल टर्म देख लेते हैं, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब है, इसमें देखो इन्वॉल्व होता है हम्बल होना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जिसके पास में ह्यूमिलिटी है मतलब वो हम्बल है, मतलब वो मोडेस्ट है, वो अपनी अचीवमेंट्स को, अपने पोटेंशियल को एग्जैजरेट नहीं कर रहा है, एक्सेसिव प्राइड नहीं है उसमें। आजकल हम देखते हैं ना कि थोड़ी सी स्किल सीख ली, इतना ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है, मैं तो एलीट हूँ। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स भी आप ऐसा देखते हो, ह्यूमिलिटी नहीं होती उनके पास में, सिलेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है। देखो जो लोग जिनके पास में ह्यूमिलिटी की वैल्यू है ना, वो
इस प्रकार के होते हैं। एरोगेंस नहीं होती बिल्कुल भी, अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट नहीं लगाते, अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग रिकॉग्निशन की मैंने हेल्प की है, मेरी बड़ाई हो, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक स्वीकार करते हैं। ये क्वालिटीज अगर किसी के अंदर है ना, तो इसका मतलब उसके पास में ह्यूमिलिटी की वैल्यू है। आप अपना कोई पर्सनल एग्जांपल दीजिए आस पड़ोस का, ह्यूमिलिटी से संबंधित जो आपने फेस किया हो, देखा हो अपने परिवार में या फिर आस पड़ोस में। चलते हैं आगे। इसके बाद आज के डिस्कशन का नेक्स्ट जो आर्टिकल है, वेस्ट वाटर का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस के लिए। इनोवेटिव आर्टिकल है, आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस से आपका क्या मतलब है? पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस, देखो जैसे कोविड-19 की महामारी फैली ना, तो सरकार ने क्या काम स्टार्ट किया? सरकार हॉस्पिटल्स के टच में आई और हॉस्पिटल्स को बोला कि जो भी कोविड के केसेस आ रहे हैं ना, आप हमें बताइए। इवन लेबोरेटरीज को भी सरकार ने यही बोला कि जैसे ही कोविड का केस आता है आप हमें बताइए। मकसद सरकार का यह था कि महामारी के बारे में डेटा कलेक्ट करना और उस डेटा को एनालाइज करना, ताकि पता लगाया जा सके कि पर्टिकुलर एरिया में महामारी कितनी फैली है। अगर ज़्यादा फैली है तो उसी हिसाब से एक्शन लिया जा सके, जैसे कंटेनमेंट जोन या फिर लॉकडाउन लगाया जा सके। और कई बार तो सरकार ने ऐसा भी एक्शन लिया कि घर घर जाके भी कोविड की टेस्टिंग हुई। तो ये सब चीज़ें आती हैं पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस में। पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस मतलब लोगों की हेल्थ से संबंधित डेटा सरकार की तरफ से कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा को एनालाइज किया जाता है ताकि फर्दर स्टेप्स लिए जा सकें। राइटर देखो ये कहते हैं, ये जो तरीका है ना पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस का, कि घर घर जाके टेस्ट कंडक्ट करना, हॉस्पिटल से डेटा लेना, लैब से डेटा लेना, इसमें ना कमियां हैं। कमियां देखो, सबसे पहली कमी तो ये है, क्या स्टाफ हर एक डिजीज के लिए अलग से टेस्ट कंडक्ट करेगा? ये पता लगाने के लिए डेंगू वायरस फैला है क्या नहीं है, अलग से टेस्ट, मलेरिया फैला है या नहीं फैला है, अलग से टेस्ट, कोविड-19 की महामारी फैली या नहीं फैली है, अलग से टेस्ट। तो हर एक घर में स्टाफ जाएगा तो हर एक डिजीज के लिए अलग से टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, और जाहिर तौर पे जनता हर एक डिजीज की टेस्ट के लिए मानेगी नहीं। चलो ये भी मान लिया कि जिन लोगों में सिम्टम्स हैं उन्हीं पे टेस्ट कंडक्ट किया जाए, फिर भी वो इतने सारे टेस्ट के लिए नहीं मानेंगे। और बहुत सारे डिजीज के तो सिम्टम्स सेम ही होते हैं, आपको भी पता है। मतलब दिक्कत है इतने सारे टेस्ट परफॉर्म करना। और दूसरी चीज, अगर देखो अलग अलग डिजीज से संबंधित डेटा इकट्ठा कर भी लिया तो भी तो दिक्कत है ना, अलग अलग ढंग से उनको एनालाइज किया जा रहा होगा। ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा नहीं सामने आएगा जिसके बेस पे ओवरऑल पता लगाया जा सके कि कम्युनिटी की क्या हेल्थ है। तो क्या सॉल्यूशन है? फिर पब्लिक हेल्थ का पता कैसा लगाया जाए? पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस फिर कैसे की जाए अगर घर घर जाके टेस्ट नहीं कंडक्ट करने? तो देखो एक तरीका ये है, हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है ना, खराब पानी, वो कहां पे जाता है? वो देखो ड्रेन से होते हुए या तो किसी रिवर में जाता है या फिर किसी तालाब में जाके इकट्ठा हो जाता है। क्यों ना उस वेस्ट वाटर से कुछ सैंपल्स लिए जाएं, जहां पे वेस्ट वाटर इकट्ठा हो रहा है ना, वहां पे जाके कुछ सैंपल्स लिए जाएं और सैंपल्स को टेस्ट किया जाए लैब में ले जाके कि क्या कोई वायरस के फ्रेगमेंट्स हैं, क्या कोई बैक्टीरिया के जेनेटिक फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। मतलब कोई वायरस के अवशेष, बैक्टीरिया के अवशेष मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो फिर तो सरकार को पता लग जाएगा, सरकार ये पता लगाएगी कि ये वेस्ट वाटर कहाँ से आया है, कौन से मोहल्ले से आया है। फिर वहाँ पे सरकार को पता लग जाएगा कि ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि इस मोहल्ले से जो वेस्ट वाटर गया था उस वेस्ट वाटर में फॉर एग्जांपल डेंगू के वायरस के कण बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो मतलब इस मोहल्ले में डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, सरकार एक्शन लेगी। है ना मतलब काम की चीज़ कि आप वेस्ट वाटर को एनालाइज करो, खराब पानी को। राइटर एग्जाम्पल्स देते हैं, 80 साल पहले जो पोलियो के केसेस ज़्यादा सामने उस समय आ रहे थे ना, तब भी सरकार ने ये टेक्निक अपनाई थी। तब भी सरकार ने वेस्ट वाटर को एनालाइज किया था, वेस्ट वाटर से सैंपल्स लिए थे
ताकि पता लगाया जा सके कि पोलियो का वायरस फैल रहा है या फिर नहीं फैल रहा है। इवन कोविड-19 की महामारी फैली तब भी अलग अलग इलाकों में SARS-CoV-2 इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए वेस्ट वाटर के सैंपल्स लिए गए थे। और देखो, वेस्ट वाटर का अगर इस्तेमाल होता है ना पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस के लिए, इसके और भी बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट देखो ये भी है, जो पहले वाला तरीका है ना पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस का कि घर घर जाके टेस्ट करो, हॉस्पिटल या फिर लैब से डेटा लो, इसमें क्या होता है कई सारे एरियाज पे तो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है, लेकिन कई एरियाज बिल्कुल छूट जाते हैं, वहाँ पे कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है और चुपके चुपके वहाँ पे फिर बीमारी फैलती रहती है। लेकिन वेस्ट वाटर से पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस करना ये रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ता है और हर जगह वेस्ट वाटर जहाँ पे इकट्ठा होता है वहाँ से सैंपल इकट्ठा करके लाना ये रिलेटिवली आसान भी है। कोई एरिया छूटेगा नहीं, सभी एरियाज को भी कवर किया जा सकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, जो हमारा ऑलरेडी सर्विलियंस मैकेनिज्म है ना, मतलब जो एग्जिस्टिंग सर्विलियंस मैकेनिज्म है पब्लिक हेल्थ का पता लगाने के लिए कि कोई बीमारी वगैरह तो नहीं फैली हुई, उसी के साथ इस चीज़ को भी इंटीग्रेट कर दो। मतलब समय समय पे वेस्ट वाटर को एनालाइज किया जाए सैंपल्स लेके, ये चीज़ ना अब आप परमानेंट कर दो। ऐसा नहीं कि महामारी फैले तभी आप वेस्ट वाटर के सैंपल्स लो और चेक करो, नहीं, समय समय पे आप ये मैकेनिज्म ही बना दो, प्रोसीजर बना दो कि इतने समय बाद, फॉर एग्जांपल हर एक महीने बाद इस एरिया से एक वेस्ट वाटर का सैंपल लिया जाएगा, उसको लैब में एनालाइज किया जाएगा। मतलब ऑलरेडी जो मैकेनिज्म है वो तो रखो ही, नया ये वेस्ट वाटर का मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश कर दो। फायदे क्या होंगे? देखो, सबसे पहला फायदा ये होगा, वेस्ट वाटर का सैंपल एनालाइज किया जाएगा नज़दीकी लैब में। इससे हमारे देश में लैब्स का एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी लैब की। जब वास्तव में बाद में महामारी आएगी तो ये लैब बहुत काम की साबित होंगी। दूसरी चीज़, इंडिया की जो कैपेसिटी है ना, क्षमता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि महामारी के इमर्ज होने से पहले ही उसे डिटेक्ट करना। मतलब कोई भी डिजीज़ है वो उसके सिम्टम्स सामने आए लोगों में, उससे पहले ही इसे डिटेक्ट कर लेना और आवश्यक जो स्टेप्स है वो ले लेना। लास्ट में राइटर 2 पॉइंट बोलते हैं। पहला पॉइंट, आप ना इस चीज़ को कि वेस्ट वाटर का भी एनालिसिस हो, इस चीज़ को ना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ सकते हो। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा अपलोड हो, रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकती है। अगर सारा डेटा अपलोड होगा तो कहाँ पे हमारे देश में डिजीज़ फैला हुआ है, कौन सा फैला हुआ है, कितने केस सामने आए हैं, फिर टारगेटेड रिस्पॉन्स दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। मतलब जिस हिसाब से बीमारी फैली हुई है उसी हिसाब का रिस्पॉन्स आ सकता है। और देखो, इसके लिए हमारे देश में ना जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं ना, वो ट्रेंड होने चाहिए, ना सिर्फ संख्या में, क्वालिटी में भी। और इसके साथ साथ ये जो डेटा है ना, ये सरकार ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज के साथ भी शेयर करे, फॉर एग्जांपल WHO के साथ में। इससे इंडिया और बेहतर ढंग से इन डिजीज से जो फैल रहे हैं उनसे निपट सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल एजेंसीज है ना, वो भी इंडिया के साथ डेटा शेयर करेंगी कि दूसरे देशों में बीमारी कैसे फैली और इंडिया कैसे निपट सकता है। तो ये जो अप्रोच है ना, ये हमारे देश में पब्लिक हेल्थ को और ज़्यादा इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद आज के डिस्कशन का नेक्स्ट आर्टिकल पॉपुलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई है। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। देखो, किसी भी देश की पॉपुलेशन इन 4 स्टेजेस से होके गुजरती है। सबसे पहले रैपिड ग्रोथ, दूसरे नंबर पे स्लो ग्रोथ, तीसरे नंबर पे जीरो ग्रोथ और चौथे नंबर पे नेगेटिव ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ में क्या होता है, किसी भी देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो होती है, फॉर एग्जांपल 20% की ग्रोथ रेट से। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है स्लो ग्रोथ। जैसे जैसे डेवलपमेंट आती है, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, लोगों को समझ में आने लगती है, हॉस्पिटल्स की संख्या इंक्रीज होती है, तो फिर स्लो ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए पहली स्टेज में किसी देश की पॉपुलेशन 20% की रेट से इंक्रीज हो रही है, तो स्लो ग्रोथ में
पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट 20% से घट के हो जाएगी 10%। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज होती है जीरो ग्रोथ। इसमें क्या है, देश की पॉपुलेशन ना स्टेबलाइज हो जाती है, ना पॉपुलेशन घट रही है ना बढ़ रही है। और सबसे आखिर जो स्टेज है वो है नेगेटिव ग्रोथ। इसमें ना उस देश की जो पॉपुलेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जापान की पॉपुलेशन अभी बढ़ने के बजाय ना कम हो रही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया अभी कौन सी स्टेज में है? देखो, इंडिया अभी सेकंड स्टेज में है और तीसरी स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2060 आते आते हमारे देश की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी कम हो रही है, 1.9 तक टोटल फर्टिलिटी रेट पहुंच गई है। मतलब एक महिला एवरेज के तौर पे 1.9 बच्चों को जन्म देती है अपने जीवन में। 2050 आते आते हमारे देश की पॉपुलेशन हो जाएगी 160 करोड़ और 2063 आते आते पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, पीक आ जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगी, फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगी आगे जापान की तर्ज पर। मतलब एक डेटा तो ये भी कहता है कि आज के समय में अगर हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है ना, तो 2100 आते आते देश की पॉपुलेशन कम होके 100 करोड़ हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि पीक आ जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगी 2063 तक और फिर जापान की तरह कम होना स्टार्ट हो जाएगी 2063 के बाद। यानी 2063 के बाद इंडिया इस चौथी स्टेज में एंटर कर जाएगा। इंडिया अभी देखो दूसरी से तीसरी स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। तभी तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पक्ष में है। अभी इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर इंडिया ने इन लोगों को ट्रेन नहीं किया, स्किल नहीं प्रोवाइड की, तो इंडिया ये बेनिफिट खो देगा। ये जो बेनिफिट की खिड़की है ना, सिर्फ 10 साल तक रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया तीसरी स्टेज की तरफ आ जाएगा। बाद में वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में कम हो जाएगी और तीसरी स्टेज के बाद तो यानी 2060 के बाद तो पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हमने बहुत सारे बेसिक्स समझ लिए पॉपुलेशन से संबंधित। अब बात करते हैं इस बार की थीम। इस बार की थीम क्या है? अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी पे फोकस्ड है इस बार की थीम। राइटर कहते हैं अगर देखो हम हमारे देश में जो महिलाएं और गर्ल्स हैं उनका पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर देना, उससे न जाने कितना फायदा होगा। आधी और लीडरशिप देश में आएगी, आधे और आइडियाज, आधे और इनोवेशन, आधी और क्रिएटिविटी समाज में निकल के आएगी। अभी महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है तो देश की इकोनॉमी को, देश की जीडीपी को भरपूर इसका फायदा होगा। अक्सर हम ये फैक्ट डिस्कस किया करते हैं। राइटर का व्यू देखो आर्टिकल में ये है, हम ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। हर वक्त हम यही बात करते हैं कि पॉपुलेशन नंबर कितने हैं, अभी फ़िलहाल टारगेट क्या होना चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होनी चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, आइडियल फैमिली का साइज 2 होना चाहिए, हम 2 हमारे 2। लेकिन इन सब चीज़ों पर बात करने के बजाय ना आप महिलाओं को ऑटोनमी दे दो, उनको डिसाइड करने दो कि उनको कितने बच्चे पैदा करने हैं। वो अपनी हस्बैंड के साथ मिलकर डिसाइड करेंगी। उनके पास अगर रिप्रोडक्टिव इंडिपेंडेंस होगी, अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पैदा कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ना जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। परिवार का प्रेशर या फिर समाज का प्रेशर, सरकार का प्रेशर, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए महिलाओं को उनके रिप्रोडक्टिव और हेल्थ डिसीजन मेकिंग में। इसके बाद राइटर का कहना है सरकार ने देखो काफ़ी प्रोग्रेस की है। आज के समय में फैमिली प्लानिंग से संबंधित अलग अलग तरह की सर्विसेज जो हैं वो जनता के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो जैसे कोंडम इत्यादि, या फिर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो जैसे स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी। सरकार ने अच्छा काम किया है और सरकार का जो टारगेट है ना 2030 का फैमिली प्लानिंग से संबंधित कि सब तक फैमिली प्लानिंग की सर्विस पहुंचानी है और कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेथड्स हैं ना उनको भी एक्सपेंड करना है, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हों जनता के लिए। तो इस पर भी सरकार आगे बढ़ रही है। इसका देखो फायदा भी हुआ है हर एक पैरामीटर पर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ ये इंक्रीज हुई है, मैटरनल हेल्थ इंप्रूव हुई है। पहले देखो बच्चे के जन्म के समय बहुत ज़्यादा महिलाओं की डेथ होती थी, लेकिन अब ये नंबर काफ़ी कम हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर 2004 में
हजार में से नहीं, सॉरी, 1 लाख में से 254 महिलाओं की डेथ हो जाती थी बच्चे को जन्म देते वक्त। अब ये आंकड़ा सिर्फ 97 है। 2000 में जितनी चाइल्ड मैरिज होती थी, आज उसका नंबर घट के आधा हो गया है। इसके साथ साथ पहले ज़्यादा महिलाएं, ज़्यादा लड़कियां 18 साल से पहले प्रेग्नेंट हो जाती थी, बट ये संख्या अभी काफ़ी कम हो गई है। बट देखो, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन पूरी तरह से इंप्रूव हो गई है। आज भी सिर्फ 10% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से अपने हेल्थ डिसीजंस लेती हैं। 11% महिलाएं तो ऐसी हैं जिनका ये मानना है कि अगर वो हस्बैंड के साथ सेक्स करने से मना कर देती हैं तो हस्बैंड अगर मारता पीटता है तो ये जायज़ है। 50% अभी भी जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, प्लानिंग करके नहीं होती हैं, अभी भी 50% प्रेगनेंसीज। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, कुछ एक्सपर्ट्स को डर लगता है कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी। राइटर कहते हैं, अरे भैया, महिलाओं को ट्रेन करो ना, उनको एजुकेशन दो, उनको स्किल दो, उनका अभी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना कम है। आप डर रहे हो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और इतने तो काम करने वाले लोग घरों में हैं जो सिर्फ घरों का काम कर रही हैं, उनको बाहर निकालो, यानी महिलाओं को ट्रेन करो, स्किल्स दो, वो काम करेंगी, ना सिर्फ उनका एम्पावरमेंट होगा बल्कि देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी पे फोकस किया जाता है राइटर के द्वारा इस आर्टिकल में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, एआई का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर और जॉब्स पर, इस इशू से संबंधित है। मैंने पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं इस आर्टिकल से। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये तो सिर्फ देखो एक एग्जाम्पल है, और भी अलग अलग तरह की एआई जो है आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है। अब इनका क्या असर होगा इकोनॉमी पर और जॉब्स पर, आप बताइए। कुछ लोगों का देखो ये कहना है कि पहली बार ऐसा होगा कि जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी, बहुत से लोग जो हैं अपनी जॉब खो देंगे। देखो, ये एक बहुत बड़ा ना डिबेटेबल इशू है। जॉब्स तो देखो कम होंगी जाहिर तौर पे, खास करके देखो जिन जॉब्स में ऑटोमेशन इन्वॉल्व है ना, मतलब मैनुअल काम हो रहा है, बार बार सेम काम हो रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाना, ऐसी जॉब्स कम हो जाएंगी। अब ऐसी जॉब्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, जैसे कोडिंग है, सॉफ्टवेयर कोडिंग से संबंधित जॉब्स हैं, अब उनकी जॉब कम हो जाएंगी। पहले जो टेक्नोलॉजीज आती थी ना, उनकी वजह से जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स कम होती थी, पहले टेक्नोलॉजीज आती थी, उनका नेगेटिव इंपैक्ट होता था ब्लू कॉलर जॉब्स पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब्स पे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वाइट कॉलर जॉब्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एक पॉइंट ये भी है, जो वर्कर अपने काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा स्किल्ड वाले हो जाएंगे, तो उन लोगों की जॉब को तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन देखो, वो लोग जो अपनी जॉब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं अपना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीख रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस को नहीं सीख रहे हैं, तो उन लोगों की जो जॉब है ना, या तो खतरे में आ जाएगी, या फिर वो कम प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उनके वेजेस कम हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इतना भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सिर्फ बातें हैं, नहीं, जो राइटर कहते हैं ऐसा नहीं है। आने वाले 5 सालों में आप देखिएगा अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस में और ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अब विभिन्न कंपनीज, विभिन्न देश बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, आने वाले 5 से 10 सालों में आप देखोगे। एस्टिमेशन ये है कि 2030 आते आते ग्लोबल जीडीपी 14% बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है ना, इसकी वजह से स्पेसिफिक नंबर की बात करें तो $15.7 ट्रिलियन। इतना डेटा बहुत है, नीचे वाला डेटा मत याद रखिए। मतलब इकोनॉमी को तो फायदा होगा जाहिर तौर पे। अब देखो, यहां पे ना एक और व्यू पॉइंट निकल के आता है। व्यू पॉइंट ये है कि आज के समय में जितने वर्कर्स एम्प्लॉयड है ना अलग अलग तरह की जॉब्स में, उसमें से 60% वर्कर तो देखो ऐसी जॉब्स में काम कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 1940 में। समझ गए? मान लीजिए आज के समय में पूरे वर्ल्ड में 100 लोग काम कर रहे हैं ना, तो 60 वर्कर तो ऐसी जॉब्स में काम कर रहे हैं
उस प्रकार की जॉब 1940 में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो पॉइंट ये है कि कुछ जॉब्स जाएंगी ना, कुछ नई तरह की जॉब्स क्रिएट भी होंगी, डरने की जरूरत नहीं है। बट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि देखो जितनी तेजी से जॉब जाएंगी ना, उतनी तेजी से नई जॉब क्रिएट नहीं होंगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन नहीं कर सकते। अगर कोई देश बैन करता है तो उसी को नुकसान होगा, वहां पे इनोवेशन नहीं आएगी, वो देश पिछड़ जाएगा। एक अनुमान के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा सबसे ज्यादा देखो चाइना की इकोनॉमी को होगा। चाइना बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रहा है, लेकिन इंडिया उतनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं अपना रहा है। सरकार कोशिश तो कर रही है, बट सरकार काफी स्लो है। देखो इंडिया को ना स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। इंडिया में तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है अब पूरे वर्ल्ड में। अगर इंडिया ने समय रहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया, जॉब्स क्रिएट करने पे ध्यान नहीं दिया, तो इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पैसा खर्च करे ताकि इंडिया पिछड़े ना। ऐसा ना हो जैसा सेमीकंडक्टर की रेस में इंडिया पिछड़ गया, फिर कंप्यूटर आया तो इंडिया पिछड़ गया। अब ये नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें भी इंडिया पिछड़ जाए, चाइना यूएस सबसे ज़्यादा फायदा उठाएं और यही देश आगे भी आगे निकल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया के पास अभी मौका है इसको मैक्सिमम यूज करने का, मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट करने का, मैक्सिमम एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रा करने का। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल साउथ से संबंधित है। ये टेक्स्ट कंटेक्स्ट का आर्टिकल है, तो इसमें से मैंने पॉइंट्स ड्रा कर लिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास रहें। देखो ग्लोबल साउथ ये जो टर्म है ना, ये वर्ड है, अक्सर आप सुनते हो। ये वर्ड ना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इमर्ज होके आई। ग्लोबल साउथ मतलब अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज, यहां के देश। पहले देखो इन देशों के लिए ना एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड मतलब यूएसए और यूएसए के दूसरे एलाई कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसएसआर के मित्र देशों को छोड़ के जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वो दूसरे वर्ल्ड में आते थे। और थर्ड वर्ल्ड मतलब ये सारे देश जो जहां पे गरीबी है, इंस्टेबिलिटी है। वेस्टर्न मीडिया के द्वारा इन सभी देशों को, जो पहले कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, इन सब का शिकार हुए हैं ना, वेस्टर्न मीडिया के द्वारा इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोल दिया जाता था। बट देखो 1991 में तो आपको पता है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड था वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन थी ना, फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए वाले देश जहां पे लिबरलिज्म है, कैपिटलिज्म है, सेकंड वर्ल्ड कम्युनिस्ट वाले देश, और थर्ड वर्ल्ड ये सारे देश जो कॉलोनिज्म का शिकार रहे, इंपीरियलिज्म का शिकार रहे और कोल्ड वार के दौरान जो नैम में शामिल रहे, नॉन अलाइन मूवमेंट में, जैसे इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये सारे देश। बट देखो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये क्लासिफिकेशन कोलैप्स कर गई, इररिलेवेंट हो गई। तो वेस्टर्न मीडिया ने एक और टर्म दी, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ शुरू में तो देखो ज्योग्राफी के हिसाब से ये टर्म थी, क्योंकि ग्लोब में ना साउथ वाले जो देश हैं ना, वही आमतौर पे गरीब देश हैं, पुअर, लेस डेवलप्ड, डेवलपिंग, या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब, मतलब ये सारे देश ग्लोब में साउथ में ही आते हैं। शुरू में ज्योग्राफी के हिसाब से ये टर्म दी गई थी, बट आज के समय में ना ज्योग्राफी के हिसाब से ग्लोबल साउथ टर्म रेलेवेंट नहीं है। ये इकोनॉमी के हिसाब से बेशक रेलेवेंट हो सकती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में तो देखो साउथ में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, बट इन देशों की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। राइटर ब्रिक्स का एग्जाम्पल देते हैं, ब्रिक्स की इकोनॉमी टोटल जीडीपी का कितना % कंट्रीब्यूट करती है। आने वाले समय में वर्ल्ड की जो 4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज होंगी, उसमें से 2 एशिया की होंगी, एक इंडिया की, एक चाइना की। तो ज्योग्राफी के हिसाब से आज के समय ये ग्लोबल साउथ की टर्म रेलेवेंट नहीं है। अगर इकोनॉमी के हिसाब से और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आप रेलेवेंट रखना चाहते हो, तो इसमें उन देशों को डाल सकते हो जहां पे गरीबी है, जो अभी जिनकी इकोनॉमी कम है, जहां पे इंस्टेबिलिटी है, वो सारे देश। तो यही राइटर का कहना है कि ज्योग्राफी के हिसाब से ग्लोबल साउथ को मत देखो। आने वाला समय एशिया का है, ये एशियन सेंचुरी है, तो ज्योग्राफी के हिसाब से ग्लोबल साउथ रेलेवेंट नहीं है। इसके बाद देखो फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है, इंडिया के लिए बुरी खबर। देखो फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है जिसने इंडिया की कंपनी वेदांता के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया, और ये जॉइंट वेंचर गुजरात में
एक प्रोजेक्ट लगाने वाला था सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। शुरुआत में तो ये महाराष्ट्र में लगने वाला था, लेकिन बाद में गुजरात शिफ्ट हुआ। इस पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी। टोटल इन्वेस्टमेंट आती इसमें 19.5 बिलियन डॉलर्स की। बहुत फायदा होता। बार बार हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स देश के लिए कितनी ज़रूरी हैं। प्लांट इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिपेंड करते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर, जिन्हें हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर है, तो इंडिया में प्लांट लगना ज़रूरी है। तो ये प्लांट लग रहा था, प्रपोज था, बट अब ना फोक्सकॉन जो कंपनी है, इन्होंने कहा है कि हम वेदांता के साथ जो जॉइंट वेंचर है उससे बाहर आ रहे हैं। अभी देखो, सरकार ने तो ये बोला है कि कौन सी कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर करेंगी उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। हम तो फोक्सकॉन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश कर लीजिए, बट प्रोजेक्ट से पीछे मत हटिए। हमने इनफ इंसेंटिव भी दिए हैं ताकि वो यहाँ पे हमारे देश में प्लांट लगाएं। इसलिए अभी प्लांट नहीं इस्टेब्लिश होगा, इस पर सहमति नहीं बनी है। इस पर तो फोक्सकॉन फैसला लेगा, बट हम वेदांता के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर जो प्लांट लगाने वाला था वो तो नहीं लगेगा। तो ये बुरी खबर है। इसके बाद देखो, एक अच्छी न्यूज़ है जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे अर्बन इंडिया कम्युनिटी के लिए स्पेस को रिक्लेम कर रहा है। जैसे देखो, शहरों में ना कम्युनिटीज़ आपस में इंटरेक्ट कर सकें, स्पेस ही नहीं बचता। तो यहाँ पर इनोवेशन देखने को मिल रही है। जैसे महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में हॉस्पिटल की छत पर एक कैफ़े इस्टेब्लिश हुआ, टेरेस पे एक कैफ़े इस्टेब्लिश हुआ। फ्लाईओवर के नीचे आंगनवाड़ी इस्टेब्लिश हुआ। गुजरात के वडोदरा में आंगनवाड़ी के लिए जगह नहीं मिलती, तो फ्लाईओवर के नीचे जगह थी, वहाँ पे आंगनवाड़ी इस्टेब्लिश हुआ। तेलंगाना के वारंगल में एक डंप यार्ड, स्लम के नज़दीक एक डंप यार्ड था, वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था, वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क इस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें ना एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है, प्लेस मेकिंग। प्लेस मेकिंग कंसेप्ट ये कहता है, बात सिर्फ ये नहीं है कि स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना, नहीं। प्लेस मेकिंग कंसेप्ट ये कहता है कि शहरों में जो अनयूज्ड स्पेस है ना, उसको इस प्रकार से यूज करना कि कम्युनिटीज आपस में ज्यादा इंटरेक्ट कर सकें। प्लेस मेकिंग कंसेप्ट में ना प्लेस से ज्यादा फोकस ना कम्युनिटीज पे है कि कम्युनिटीज को आपस में ना इंटरेक्ट करवाना जरूरी है। उनको आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए स्पेस होना चाहिए। इस पे फोकस करता है ये प्लेस मेकिंग कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ये कहता है, अर्बन एरियाज में जो अनयूज्ड स्पेस है ना, उनको क्रिएटिवली यूज करो और इस प्रकार से यूज करो कि वहां पे कम्युनिटी के लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें। इंटरेक्शन जरूरी है इस कंसेप्ट में। कंसेप्ट का नाम है प्लेस मेकिंग। तो इसको आप एज ए केस स्टडी इस्तेमाल कर सकते हो। आप भी कोई एग्जांपल दीजिए, आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में। अब लास्ट में जल्दी से समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। पॉपुलेशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ये सब बातें डिस्कस की कि महिलाओं के पोटेंशियल को अनलॉक करना जरूरी है। देश की इकोनॉमी इंक्रीज होगी, नए आइडियाज़ आएंगे, लीडरशिप आएगी। तो पॉपुलेशन ऑब्सेशन से बाहर आना होगा। कितने बच्चे पैदा करने हैं, पॉपुलेशन का नंबर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें ना सोचें हम। महिलाओं को पूरी आज़ादी दी जाए, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी दी जाए। सरकार ने अच्छा काम किया है, बहुत सारे इनिशिएटिव कॉन्ट्रासेप्टिव संबंधी सरकार ने लॉन्च किए हैं और अच्छा रिजल्ट भी सामने आया है मैटरनल केयर में, हेल्थ में। लेकिन देखो, अभी भी चैलेंजेस हैं। अभी भी महिलाओं के पास ऑटोनॉमी नहीं है हेल्थ संबंधी डिसीजन लेने की। अगर सेक्स ना करें महिलाएं, वायलेंस हो, तो 11% महिलाएं उसे जायज़ मानती हैं। अनप्रेग्नेंट प्रेगनेंसीज, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज का जो परसेंटेज है अभी भी 50% है। तो सरकार इन्वेस्ट करे जेंडर इक्वालिटी में, बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद वेस्ट वाटर सर्विलियंस से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। बहुत पोटेंशियल है, वेस्ट वाटर से सैंपल लेके पब्लिक हेल्थ सर्विलियंस की जा सकती है। काफ़ी बेनिफिट होंगे क्योंकि सैंपल्स लेना आसान है। अलग अलग डिजीज़ के सैंपल नहीं लेने पड़ेंगे, एक ही सैंपल से काम चल जाएगा। ज़्यादा स्टाफ को ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं है, पैसे भी बचेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। इससे हमारी कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, जगह जगह लैब इस्टेब्लिश हो जाएंगी, हमारे प्रोफेशनल्स और ज़्यादा ट्रेन होंगे। जल्दी ही महामारी को डिटेक्ट किया जा सकता है, बजाय इसके कि सिम्टम बाद में दिखे, महामारी फैल जाए। डेटा सरकार सबके साथ शेयर करे। वेस्ट वाटर एनालिसिस से जो डेटा आता है ना सिर्फ हमारे देश में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, बल्कि ग्लोबल जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी सरकार अच्छे से शेयर करे। इसके लिए पैसे देने होंगे सरकार को, मतलब फंड
सरकार को रिलीज करना होगा, G20 में ये इशू उठाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। 2 क्वेश्चंस जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। वेबसाइट पे जाके pwonlyis.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। मॉडल आंसर भी आपको मिलेंगे और कुछ आंसर्स इवेल्युएट भी होंगे। तो इस डिस्कशन में आज इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।